जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। तो बताइए आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 भूगोल, हमारी पृथ्वी और इसके अंतर्गत पाठ 2। तो पहले इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, कर्क रेखा स्थित है। तो हमें यहाँ पे बतलाना है कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग बढ़ोगे 23.5 डिग्री कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के प्रतिरूप के समान ग्लोब है और ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। अब काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई है? किसी भी क्षेत्र का स्थान निर्धारण करने के लिए ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची गई है। जो सबसे बीच में रेखाएं खींची गई है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और जो रेखा इसके ऊपर रहती है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध इधर, और नीचे में जो होती है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेखा होती है 23.5 डिग्री, उसी का मान होता है कर्क रेखा। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि प्रधान यामयोत्तर है। प्रधान यामयोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रधान यामयोत्तर का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा को ही प्रधान यामयोत्तर कहा जाता है। तीसरा है कि 0 डिग्री यामयोत्तर को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया मैंने कि विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पे भरोगे विषुवत वृत्त। क्या भरना है बच्चों? विषुवत वृत्त भर दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो चौथा प्रश्न दे रखा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा, जो रेखा पड़ी हो ऐसे ऐसे हो उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो रेखा खड़ी हो ऐसे ऐसे उसे बोलते हैं देशांतरीय। फिर से देख लो कि जो रेखा ऐसे ऐसे पड़ रही हुई है उसे बोलते हैं अक्षांश, और जो रेखा खड़ी होती है उसे देशांतरीय। लेटी हुई को लैटिट्यूड और खड़ी हुई को लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं कटिबंध। और कटिबंध दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। वो मैं आगे समझाऊंगा। आगे में एक प्रश्न है उसमें आपको शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या भरना है? यहाँ पे आप लोग को सिंपल सा भर देना है कटिबंध। क्या भरोगे? कटिबंध, कटिबंध भर दोगे। चौथा प्रश्न है हो गया। पांचवा प्रश्न है कि मानक रेखा देशांतर रेखा भारतीय मानक देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है? तो यहाँ पे हमें लिखना है शहर का नाम कि भारतीय मानक देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है। देखिए देशांतर रेखा मैंने अभी आपको बताया, जो रेखा खड़ी हो ऐसे है, और भारतीय मानक रेखा यानी जिस रेखा से भारत का समय पता चलता हो, तो वहाँ पे हमें लिखना है इलाहाबाद, या फिर प्रयागराज भी लिख सकते हो, तो इलाहाबाद यहाँ लिख देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 2 है कि सही विकल्प के सामने चिन्हित कीजिए या सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो पहला है कि भारतीय मानक यामयोत्तर का मान है 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम, 97.5 डिग्री पूर्व या 97 डिग्री पश्चिम। तो इसका सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्व। दूसरा प्रश्न है कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है? इसका सही उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। जैसे यह हमारी पृथ्वी का मानक प्रतिरूप है भूगोल, और यहाँ पे जो रेखा कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। आगे के उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किसमें अवस्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 4 इसका रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है। तो रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा रांची, झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। आप लोग झारखंड के रांची से जाओगे वहाँ पे, तो रास्ता में एक स्थान मिलेगा जहाँ पे आपको
बोर्ड लगा हुआ होगा कि मुस्कुराइए कि आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं, तो वहीं से कर्क रेखा गुजर रही है। वास्तव में कर्क रेखा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन है, ये तो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे कर्क रेखा से गुजर रहे होगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, हमें एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो यहाँ आप लोग लिखोगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती है और एक नेटवर्क बनाती है जिसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। इसे आप लोग लिख लीजिए, ग्रिड कहते हैं। जो ये जाल बनता है, ये देशांतर रेखाएं हो गई, ये अक्षांश रेखा हो गई, और यहाँ पे एक जाल बन रहा है, उसे ग्रिड कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसमें लिखोगे कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। देशांतर रेखाएं की कुल संख्या 360 होती है। आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न दे रखा है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो इसमें लिखोगे कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व, आप लोग दिशा का ज्ञान है ना, जैसे यहाँ पे मैं दिशा बता देता हूँ कि ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, जो इधर से पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक जो रेखा खींची जा रही है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये पश्चिम हुई और इधर से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व जो खींच रहे हो इन सभी रेखाओं को आप क्या बोलोगे? अक्षांश रेखा बोलोगे। ठीक है, ये तो इजी है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है और यहीं पर सर्वाधिक सूर्यताप रहता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि ये हमारा हो गया ग्लोब। ठीक है, ग्लोब पर ये हो गया विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त के मान कितना होता है? 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ऊपर जाते जाते जाओगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसका नाम होता है कर्क रेखा। और विषुवत वृत्त के नीचे आओगे 23.5 डिग्री पे, तो 23.5 डिग्री दक्षिण पर एक वृत्त, एक रेखा होता है जिसका नाम होता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय, और ये जो क्षेत्र बच गया जो कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय। अब ऐसा क्यों कहते हैं कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे का शीतोष्ण कटिबंधीय? ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि जब पृथ्वी, आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी अपने तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह सूर्य की किरणें सालों भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ती है, मगर जब पृथ्वी की किरणें इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सालों भर नहीं पड़ती है, इसीलिए यह क्षेत्र मध्यम तापमान पर रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। आगे बात समझ में। पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो लिखोगे कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान, यहाँ पे अक्षांशीय भर देना है, क्या भरोगे? अक्षांशीय। तो अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण है, दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है मकर रेखा। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। आगे प्रश्न है कि ग्लोब क्या है? लघु प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न कि ग्लोब क्या है? तो आप लोग इसके उत्तर में लिखोगे, इसका पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम प्रतिरूप है जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वास्तव में ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम प्रतिरूप है जो पृथ्वी की आकृति का सही प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न कहता है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो लिखोगे कि किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं।
तो पांचवा प्रश्न कहता है कि हमें अंतर बताना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है, उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय में क्या अंतर है। तो मैंने तो आपको समझा दिया है, वैसे आप लोग यहाँ से देख के लिख लो कि अक्षांश रेखा ग्लोब पर या मानचित्र पर खींची गई एक महत्वपूर्ण रेखा है। यह ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। इस रेखा से पृथ्वी पर किसी भी स्थान के उत्तर दक्षिण की स्थिति ज्ञात होती है। ठीक है, कि वह स्थान उत्तर में है या फिर दक्षिण, उत्तर यानी इधर है या फिर नीचे है। भूगोल में ग्लोब में पता चलता है कि वह स्थान उत्तर में है या दक्षिण में, लेकिन इतना से तो हमें ज्ञात नहीं होगा, पूर्व और पश्चिम भी पता होगा तो एग्जैक्टली पता हो जाए कि वह स्थान कहाँ पे है। तो इसीलिए हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या इसका दूसरा दे रखा है कि उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय में क्या अंतर है। इसमें लिखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। यहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक सूर्यताप भी होता है, क्योंकि सालों भर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है तो यहाँ पे सर्वाधिक सूर्यताप भी होगा। किसकी अपेक्षा? दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पे अधिक गर्मी होगी। और सबसे अधिक गर्मी भूलेगा था, सबसे अधिक गर्मी विषुवत वृत्त के नजदीक होगी। आगे है शीत कटिबंधीय। तो शीत कटिबंधीय में लिखोगी कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ध्रुव की ओर, अच्छा कर्क रेखा और मकर रेखा ध्रुव की ओर, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है जी, रुकिए, यहाँ पे से होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा से ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, या द्रव्य नहीं होगा, ध्रुवीय कर लेना, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ प्रश्न कक्षा 6 भूगोल के। इसमें 2 प्रश्न रह गए, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7। तो आशा करता हूँ कि आप सभी वे प्रश्न बना लोगे। वे भी प्रश्न काफ़ी इजी हैं। 6 और 7 प्रश्न मैं होमवर्क दे देता हूँ, नहीं सकोगे तो फिर कमेंट कर देना। और हाँ, कमेंट 100 कमेंट आएगा तो फिर मैं करवा दूंगा। 100 कमेंट्स आप सभी कर देना कि सर उससे बता दीजिए, तो फिर मैं उसकी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।